मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से हौसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। अब आप अजमेर का चौहान का सबसे इंपॉर्टेंट शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। थर्ड क्यों सर? यानी कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड, यानी कि आज से पहले भी दो पृथ्वीराज चौहान नाम का शासक होया है अजमेर के वंशावली में, लेकिन उनको कोई खास महत्व को नहीं, तो उनके बारे में जानकारी मिल है और नहीं अपन की में ध्यान रखना है। तो 3 नंबर पर हुआ जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड, अण के बारे में अपन जानकारी रखनी है। एग्जाम के अंदर दे दो चाहिए थर्ड दे दोगे या तृतीय भी दे सके। 1177 से लेकर 1192 तक शासन काल रहे हैं और ये अपने ऐसा शासक हैं जो राजस्थान के इतिहास में 4 चांद लगाए हैं। आप एक एक चर्चा करांगा कभी अण को इतिहास की है कि अण के बारे में जानकारी उपलब्ध करावे। जन्म हुए तो अण को 1166 ईस्वी में, जन्म कब हुए तो 1166 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से याद रखना है। 1166 ईस्वी में जन्म भी कड़ा अहिलवाड़ा, अहिलवाड़ा या अहिल पाटन कहां पे है सर? गुजरात में। ठीक है। पिता का नाम था सोमेश्वर, पिता था इनका सोमेश्वर। ठीक है। माता थी इनकी कर्पूरी देवी, माता थी इनकी कर्पूरी देवी। ये तो देखो याद रखने वाली चीजें हैं। इनको क्या बताऊं, पिता का क्या बताऊं? पिता तो सोमेश्वर था, माता कर्पूरी देवी थी, जन्म 1166 ईस्वी में। तो अब तुम खुद बताओ, जब 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1177 ईस्वी के अंदर ये अजमेर की गद्दी के ऊपर बैठे, तब ये कितनी साल के थे? मात्र और मात्र 11 साल के ये राजा बन गए थे अजमेर के। थोड़ा सा आप डिटेल करांगा जी। पृथ्वीराज चौहान आपने अजमेर का राजा बनया, उस समय कौन कौन अण के आसपास में था, फिर वहां पर राजस्थान को नक्शो बनावा। हाँ ठीक है। ये चलो कोई नहीं, याद कर लियो, ये राजस्थान है। ठीक है। ये है अपने अजमेर। यहां पे अजमेर, अजमेर का जो शासक है वो कौन बना है? पृथ्वीराज चौहान। 1177 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। इधर है अपने दिल्ली, दिल्ली अभी दुरस्तम, दिल्ली है दूर। दिल्ली, दिल्ली का शासक है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल कौन है? इनका नाना है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर की इकलौती पुत्री थी कर्पूरी देवी, और कर्पूरी देवी का पुत्र कौन था? पृथ्वीराज चौहान। यानी दिल्ली के अंदर अनंगपाल तोमर का शासक मतलब शासन था, और इसकी इकलौती पुत्री थी, यानी इसके पुत्र नहीं था, तो इकलौती पुत्री थी कर्पूरी देवी, और इसी का जो बेटा था वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। यहां पे पड़ता है कन्नौज। कन्नौज सर किधर है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ध्यान रखना है कन्नौज। ठीक है। कन्नौज का शासक था वो था जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल। ये है कन्नौज। कन्नौज का शासक है जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री संयोगिता का आप प्रेम वर्णन भी कराना, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सारी चर्चा कराना। लंबो टॉपिक है, एक बात खातर पृथ्वीराज चौहान ने अलग से पढ़ा रहे हम। फिर है महोबा। महोबा, महोबा किधर है? महोबा है अपने उत्तर प्रदेश में। ये लो सर महोबा। कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में है, महोबा भी यूपी के अंदर है। महोबा, महोबा का चंदेल शासक था परमर्दी देव। ये प्रश्न पूछ लिया था सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड 2013 या 14 के समथिंग पूछा था। प्रश्न क्या था? पृथ्वीराज चौहान के समय महोबा का शासक, चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव। इसी के दो सेनापति थे, अल्ह और उद्दल। ठीक है। इसके दो सेनापति थे, सेनापति। ठीक है। कौन थे? आल्हा, आल्हा और उद्दल, दोनों भाई थे भाई। ठीक है। दोनों भाई थे। इधर बात करेंगे अपने गुजरात की साइड में, और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान यानी कि अजमेर शासकों का और गुजरात के चालुक्य शासकों का संघर्ष चलता ही रहेगा। ये ठीक है, ये अभी भी संघर्ष चल रहा है। तो गुजरात का जो चालुक्य शासक है वो है भीमदेव सेकंड। पृथ्वीराज चौहान की हार के भी कारण बताएंगे, क्या उनके कारण थे। अब देखना ये सबके साथ में चारों ओर से दुश्मनी पैदा कर लेगा। देखते जाओ। चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड। ये लो चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड।
ठीक है, इतनी बातें तुमको पृथ्वीराज चौहान के लिए याद रखनी जरूरी है। सीधा सा प्रश्न उठाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान के समय गुजरात का चालुक्य शासक कौन था? देवदेव सेकंड। महोबा का चंदेल शासक कौन था? परमति देव था। कन्नौज का जयचंद गढ़वाल था। दिल्ली के ऊपर अनंगपाल तोमर का शासन था। अब क्या हुआ, मैंने पहले भी बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली इसने अपने राज्य में मिला ली थी। अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट इसी को कहा जाता है, चर्चा करेंगे। अब अनंगपाल तोमर के एक ही पुत्री थी कर्पूरी देवी। अब इसको ये टेंशन थी कि भाई मैं दिल्ली का शासक किसको बनाऊंगा, भाई मेरे तो कोई पुत्र भी नहीं है तो मैं दिल्ली का मतलब आगे शासक घोषित कर दूं। तो इसके लिए इसने कर्पूरी देवी को कहा कि मैं किसको बनाऊं। तब इसने कहा कि मेरे बेटा नहीं बना दे। भाई क्या और क्या नहीं क्यों बनाओ, मेरे बेटा ने बना दे, और योग्य भी है। तब इसने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक घोषित किया था। अब दिल्ली और कन्नौज एकदम पास पास में है, ठीक है। अब क्या है कि जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता की पहले चर्चा करते हैं। जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसने प्रसिद्धि सुनी थी, और पृथ्वीराज चौहान का मतलब इसने एक इमेज बना रखी थी दिमाग में, कभी मिले नहीं थे, ठीक है, लेकिन इसने एक इमेज बना रखी थी का मतलब पृथ्वीराज चौहान ये है। तो ये मतलब जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली आया हुआ था तब इसको प्रेम पत्र भेजती थी। कबूतर जासा जन रे देश मारो ले जा तू संदेश बेगो उड़ जा रहा है, ठीक है। यानी कि जयचंद गढ़वाल की पुत्री आपका कबूतर के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान का लव लेटर भेजती। अब ये बात जयचंद गढ़वाल ने पतो चाल गयो कि मतलब या तो भाई क्या प्रेम पत्र भेजा है और आगे सागे मतलब पृथ्वीराज चौहान के सागे प्रेम करे है, आगे ब्याह करना चाहे। तो जयचंद गढ़वाल को ये बात बिल्कुल एकदम अखरी को नहीं कर, नहीं कर, मैं मेरी पुत्री को ब्याह तो करूं ही को नहीं। अब इसने क्या किया, जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता का एक संवैवर रचाया। संवैवर का अर्थ होता है समय यानी का खुद वर यानी का वर चुनना, ठीक है। यानी प्राचीन समय के अंदर आप सब देखा, रामायण महाभारत के अंदर भी यानी का हर भारत के कोने कोने से राजा महाराजा बुलाया जाता। राजकुमारी ने जो भी राजा पसंद आता वह का माड़ा डाल देती, उनका साथ में शादी हो जाती। यह था संवैवर, यानी समय यानी खुद, वर यानी का चुनना, खुद को वर चुनना। अब संयोगिता ने, अब इसने ये कोई बात नहीं है, अब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली, कोई बात नहीं, बुलाया तो ठीक है, नहीं बुलाया तो भी कोई बात नहीं। भाई का प्रेमियों को बुलाते हैं शादी में तो भी कोई बात नहीं। पहले तो ऐसे प्रेम पत्र से भेजते थे, आजकल क्या है कि शादियों में कैसे बुलाते हैं, या टेंट में काम देवांगा, टेंट को काम लेके आऊंगा। आजकल प्रेमी टेंट को, हलवाई को, अपने लाइट डेकोरेशन वालों, ये प्रेमी काम करे आजकल। उसमें पृथ्वीराज चौहान को कोई बात नहीं, बुलाया नहीं बुलाया। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा चलो ठीक है यार, प्रेम पत्री तो भेजती, ज्यादा प्रेम तो कभी मिलिया भी को नहीं, कभी देखा भी को मन ने क्या पता संयोगिता किसी की दिखा है। अब इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक है, लेकिन इसने गलती कर दी जयचंद गढ़वाल ने। जयचंद गढ़वाल ने क्या गलती करी, जो संवैवर हो रहा था ना उसके गेट के बाहर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति स्थापित कर दी, लोहे की मूर्ति खड़ी कर दी, और ये लिख दिया पृथ्वीराज चौहान है ये। अब जो मतलब दरबार के अंदर आएंगे वो सारे के सारे चप्पलें इधर खोलेंगे पृथ्वीराज चौहान के मुंह के सामने। अब भाई चौहान वंश की अब तो बिल्कुल बात तो आखिरी को नहीं है। मतलब चलो प्रेमिका की कोई बात नहीं, प्रेमिका चलो ठीक है, प्रेमिका जा रही है किसी और को चुनने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी मूर्ति स्थापित कर दी गेट के बाहर, और चप्पलें भी मतलब जो राजा महाराजा हैं वो मेरे मुंह के सामने ही खोलेंगे। अब पृथ्वीराज चौहान ने बात आखिरी को नहीं, और ये संयोगिता देखो कितना प्रेम करती थी उससे। संयोगिता ने माला भी है ना इसी पृथ्वीराज चौहान के गले में आके डाल दी, ठीक है। अब तो भाई साहब प्रेमिका बुलावर और प्रेमी ना हुआ या तो वही कौन से कहें। तब पृथ्वीराज चौहान यहां से भागे, तो अजमेर से यहां से पृथ्वीराज चौहान गए कन्नौज, कन्नौज से संवैवर से संयोगिता का हरण करके ले आए। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली से, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, ठीक है। तो यानी कि यहां से उठा के ले आए और इसके साथ शादी कर ली। अब जयचंद गढ़वाल के साथ दुश्मनी होगी कि नहीं होगी बताओ, गढ़वाल वंश के साथ दुश्मनी होगी कि नहीं होगी। भाई क्या इसकी पुत्री को उठा के ले गया संवैवर से, जहां पे सब राजा महाराजा बैठे हुए थे, तो इसकी तो बेइज्जती होनी थी। अब यहां इसके साथ दुश्मनी होगी कन्नौज के शासक के साथ में,
ठीक है, दुश्मनी बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की हार के क्या क्या कारण थे, एक एक हार के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि एक एक मैप में आपको ध्यान रखना जरूरी है कि पृथ्वीराज चौहान जब राजा था तब दिल्ली के आसपास में कौन कौन शासक थे, और पृथ्वीराज चौहान तो एकदम बीच में बैठा था, इसने चारों ओर अपने दुश्मन पैदा कर लिए थे, उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। महोबा का शासक था परमर्दी देव, ये सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। ठीक है, महोबा का चंदेल शासक था परमर्दी देव। परमर्दी देव के दो सेनापति थे, बड़े खतरनाक थे, आल्हा और उद्दल। एक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा को मार गिराया था। वैसे तो कहते हैं कि बाद में भाई कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा को मार गिराया था, उद्दल ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, लेकिन कोई प्रमाणिक देखो इसके बारे में जानकारी नहीं है, और नहीं आज तक कभी एग्जाम में पूछा गया है, और नहीं कभी पूछेंगे। सिर्फ इतना जरूर पूछ सकते हैं कि महोबा का चंदेल शासक परमर्दी देव था, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन था, ये प्रश्न पूछा गया। आगे जो इतिहास के अंदर मतलब एकदम प्रमाणित चीजें नहीं है वो आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, परमर्दी देव के सेनापति थे, आल्हा और उद्दल को पृथ्वीराज चौहान ने मार गिराया था, तो इससे भी दुश्मनी ले ली। अब इधर क्या था, चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड, गुजरात का चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड। ये तो गुजरात है और ये अजमेर है, यहां पे पड़ता है आबू, ये लो जी आबू। आबू अपने राजस्थान में है। आबू की राजकुमारी थी इछनी देवी। इछनी की क्या थी, इछनी की इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि मैं तो शादी करूंगी तो किससे करूंगी, पृथ्वीराज चौहान से करूंगी। और ये इधर भीमदेव सेकंड है, वो शादी करना चाहता था इछनी से। यानी क्या, इधर तो अजमेर पृथ्वीराज चौहान, इधर चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड, और बीच में आ गई इछनी आबू की। अब भाई साहब दिक्कत होगी। अब इन्हें तो पृथ्वीराज चौहान का मैं ले जाऊंगा, इन्हें क्या भीमदेव सेकंड मैं ले जाऊंगा, लेकिन उस समय चौहान वंश में तो ये सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने दिल्ली तक अधिकार कर लिया था। तो इसके सामने भीमदेव सेकंड की क्या औकात थी। तो भाई साहब इसने इछनी ने कह दियो कि देखो पृथ्वीराज जी, शादी तो मैं आपसे ही करूंगी, अगर भीमदेव सेकंड मेरा हाथ लगाओगे तो मैं तो मर जाऊंगी, शादी तो मैं आपसे ही करूंगी। तो भाई साहब फिर प्रेमी एकदम आग उबाड़ मारी, क्या मतलब इतना प्रेम करे तो जानो तो पड़ेगा मिलन खातर। तो ये बिल्कुल फिर इसको उठा के ले आया, इछनी देवी से भी इसने शादी कर ली। ऐसे करके पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर अपने दुश्मन पैदा कर लिए थे। ये दुश्मन अभी तो इसका कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करेगा, उस समय अजमेर का शासक था, दिल्ली इसकी अधीन थी, तो दिल्ली के ऊपर आक्रमण करना ही था। अब बताएंगे, चलो ज्यादा डिटेल में हो जाएगी, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि पृथ्वीराज चौहान के तो चारों ओर कौन कौन शासक थे। दिल्ली का अनंगपाल तोमर था, दिल्ली का अनंगपाल तोमर था, जिसकी पुत्री थी कर्पूरी देवी, और कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक बना दिया। कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता, को स्वयंवर से उठा लिया था इसने। महोबा का शासक था चंदेल शासक था परमर्दी देव के दो सेनापति थे, आल्हा और उद्दल को पृथ्वीराज चौहान ने मार गिराया था। ठीक है, गुजरात का चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड, आबू की राजकुमारी इछनी देवी से शादी करना चाहता था, जिसकी शादी पृथ्वीराज चौहान ने खुद कर ली थी। ठीक है, यानी खुद के साथ में शादी हो गई थी। अब ऐसे करके इसके चारों ओर दुश्मन पैदा हुए, लेकिन फिर भी ये देखो, फिर भी मतलब कुछ मतलब जैसे भंडारकों का दमन करेगा। ये भंडारक क्या थे भैया, थोड़ा मैं साफ कर दूं, अपने भैया ज्यादा हो जाएगा। अब डिजिटल बोर्ड तो कितना शानदार, और भी कितना शानदार पढ़ाना मजा आता बताओ, लेकिन जल्दी अपने पास डिजिटल बोर्ड होगा। और जठक कोचिंग का मायने ले रहा है पढ़ाने का 15-15, 20-20 हजार रुपया, ये सिर्फ अपना चौहान वंश पढ़ाने खातिर। पर्सन उनका एक गांव को नहीं बढ़ना जरूर आप पीछे छोड़ देगा एक दिन। ठीक है, अब देखते हैं, देखो थोड़ा एक भंडारकों का दमन किया था। भंडारक क्या थे, भंडारक यानी कि ये चलो सपोज कर लो ये है अपने राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्या करती, पतंगाकारी तो है, और ये पतंग ही है। देखो पहले अपने रस्सी डाल लो और डालो बीच का महीना, पतंगाकारी राजस्थानी क्या करती। तो एक भंडारकों का दमन क्या था इसने 1182 ईस्वी के अंदर, भंडारकों का दमन। बताओ भंडारक क्या है, भंडारकों का दमन किया था पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी के अंदर। भंडारक एक जाति थी जो यानी कि मथुरा, उत्तर प्रदेश, जो अपने मथुरा नदी बहती है ना, वहां पे आसपास में, यानी कि ये जो पूरा इलाका है ना, ये पृथ्वीराज चौहान का था।
मथुरा, दिल्ली सब पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आते थे। अब ये भंडारक जाति क्या करती थी, धीरे धीरे से कब्जा कर रही थी, कब्जा करती करती ऐसे आगे बढ़ रही थी भाई। मतलब रात को सो गए, थोड़ा सा कब्जो आगे और कर लिया, फिर रात ने सो गया, थोड़ा सा कब्जो और आगे कर लिया। अतः फिर क्या भंडारक जाति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने इनको वापस खदेड़ दिया। बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि भंडारकों का दमन पृथ्वीराज चौहान ने कब किया था, 1182 में किया था। ठीक है, वैसे कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन ध्यान जरूर रखना, कभी पूछ सकता है, अच्छा प्रश्न है। भंडारक जाति का दमन किया था 1182 ईस्वी में। अब ये 1177 ईस्वी के अंदर शासक बना था। 1177 ईस्वी के अंदर कोई आदमी शासक, 1177 में शासक बना था, 1166 में इसका जन्म हुआ था। ये मात्र कितने साल का था, 11 साल का ही तो था, 11 साल का शासक बन गया था ये। और कितने साल का हो गया, कम से कम 20-22 साल का हो गया, अभी तक नौकरी न लागो तो बताओ क्या। 11 साल के अंदर इसने दिल्ली अजमेर के ऊपर अधिकार कर लिया। तुम्हारे अंदर तो इतनी योग्यता है कि तुम नौकरी, अरे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। जब ये आदमी इतनी मतलब रियासतें संभाल सकता है तो अब एक नौकरी कौन लाग इसका, 1-2 किताबें तो पढ़नी नौकरी खातिर, पूरी जिंदगी ऐश करण खातिर है। ये 11 साल का शासक था, तो देखो भी 11 साल के बच्चे के लिए कोई टेंशन तो रहती है, चाहे वो कितना भी योग्य हो, लेकिन ये थोड़ी माइंड में तो रहती है भाई इसका कोई संरक्षक बनाए, कोई प्रधानमंत्री बनाए। तो 1-2 अपने ये लाइनें याद रखनी है कि जब ये पृथ्वीराज चौहान छोटा था उस समय इसका जो प्रधानमंत्री था ना, प्रधानमंत्री कह इसको या मुख्यमंत्री कह इसको, एक ही बात है। ठीक है, कभी का जो सर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री था कदमदास, कदमदास कहते हैं, और कई जगह केदास भी दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री था या मुख्यमंत्री था, कदमदास या केदास था, ये अपने पृथ्वीराज चौहान का संरक्षक था जब ये 11 साल की उम्र में बना था। एक इसके बात करते हैं कि सेनाध्यक्ष या सेनापति कौन था। सेनाध्यक्ष, सेना का जो अध्यक्ष या सेना का जो पति है वो कौन था, भुवन केमल था। ठीक है, यानी कि अपने जो कर्पूरी देवी ने है वो इनको थोड़ा कार्यभार दे रखा था, कभी बच्चा ही है, थोड़ा मतलब इसका संरक्षक करना आपका। तो यानी कि अगर सेना का जो अध्यक्ष था इसके टाइम में तो भुवन केमल था, और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री था वो कदमदास या केदास था। इतनी बातें याद रखनी जरूरी है आपको। ठीक है, अब अपन याद बुक कराते हैं तराइन का युद्ध। अगर उतारो तो ठीक है भाई, देखो अभी तो वह जरूर अपना थोड़ा मैप जरूर वापस अगर पीछे चलेगी और थोड़ा स्क्रीनशॉट जरूर लियो। ज्यादा मतलब याद करने वाले नोट्स बनाने कोई दिक्कत को नहीं, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए मैं खुद ही बता दूंगा, कभी एग्जाम में ए प्रकार का प्रश्न आवेगा। और अगर ताने ज्ञान बढ़ानो है तो ज्ञान घणो ही है, ज्ञान वाला भी प्रश्न बता दूंगा, ये प्रश्न तारा ज्ञान बढ़ाने वाला है, और ये आपने नॉर्मली एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। अब देखो, अब आगे आप बात करांगा, वापिस मना देते हैं भाई, तराइन के युद्ध कराते हैं। ये अपने लो राजस्थान, अधरती धोरारी, अधरती धोरारी। ठीक होने अब ये बार, चलो धीरे धीरे सुधार होगा, कोई बात को नहीं है ना। राजस्थान को नक्सल। अब देखो तराइन का युद्ध होता है, तराइन का युद्ध होता है, सबसे पहले युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। तराइन के युद्ध करने का कारण क्या था, गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी। ठीक है, सबसे पहले भारत में मुस्लिम जो सत्ता स्थापित की थी इसी मोहम्मद गोरी ने की थी। 1-2 बार एग्जाम में प्रश्न आ भी गया है। क्या प्रश्न पूछा गया, भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित कब से हुई थी, 1192 से हो चुकी थी। यानी कि पृथ्वीराज चौहान है वो इस युद्ध में हार जाएगा, तराइन के द्वितीय युद्ध में। इसके बाद में मुस्लिम सत्ता स्थापित होगी, इसीलिए कहते गए अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट था। अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट था, क्यों था, क्योंकि इसके बाद में अजमेर के ऊपर, अजमेर क्या पूरे भारत के ऊपर, जब इसने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेगा तो पूरे भारत के ऊपर ही मानना हो, क्योंकि दिल्ली तो उसमें गढ़ थी। तो 1192 ईस्वी में जब इसने मुस्लिम सत्ता स्थापित की थी, अंतिम हिंदू सम्राट इसीलिए कहते हैं। तराइन का युद्ध था 1191 ईस्वी में। युद्ध करने का कारण क्या था, यहां पे था अजमेर, अजमेर के जो शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये लो दोस्तों अजमेर। ठीक, अब देखो मैं लिखूंगा को नहीं तो समझ जाओगा। त्रिभुजाकार आकृति बना रही हूं तारे याद भी रह जाओगे। यानी अजमेर की आकृति है वो त्रिभुजाकार है। नॉर्मली यहाँ राजस्थान जीके के अंदर आप पढ़ांगे और प्रश्न भी पूछते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति वाला कौन सा जिला है, अजमेर। तो बस लिखने की जरूरत नहीं, खुद ही समझिए ये कौन सा है, अजमेर जिला है। अब देखो
अजमेर था, इधर से आ रहा था गजनी, गजनी का शासक था गजनी। गजनी कहां पड़ती है सर? काबुल। अब देखोगा सर काबुल केड़ा पड़ा है? अफगानिस्तान। ठीक है, पूर्व लिख के बता दूं, गजनी काबुल अफगानिस्तान। यहां से आ रहा था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी भी कहते हैं और मोहम्मद गोरी भी कहते हैं, एक ही बात है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइयो। तारे अपने एग्जाम के अंदर न्यू कौन को मोहम्मद गोरी ये 2-3 ऑप्शन कौन देगो, ठीक है, आपने घबराइयो मत। तो जो गजनी का शासक यानी काबुल अफगानिस्तान से आया था मोहम्मद गोरी, इधर इस रास्ते से आ रहा था। तो इधर इसने सबसे पहले भेजा, उस समय गजनी के शासक जो भी आएंगे यानी काबुल अफगानिस्तान से बाबर भी आएगा, तो इनकी एक ही नीति रहती थी, साम्राज्यवादी नीति, यानी क्या आए लूट माट करके और फिर वापस चले गए, ये चला भी जाएगा। लेकिन इसने सबसे पहले इधर बठिंडा पंजाब से होता हुआ आया था, बठिंडा पंजाब पे आया, इधर मतलब भारत के जो बठिंडा पंजाब पे पृथ्वीराज चौहान का एरिया था, तो वहां पे इसने आक्रमण किया था। फिर ये अजमेर के राज मतलब अजमेर इसने वहां भी चलो पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करते हैं। तब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला, दिल्ली इसकी अधीन थी, दिल्ली, और दिल्ली का जो सेनापति था वो था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। ठीक है, यानी कि इसी के अधीन थी। तो इसने कहा कि दिल्ली से भी आ जाओ और अजमेर से भी आ जाओ, युद्ध करते हैं मोहम्मद गोरी के साथ में। तो भाई पहली बार में इतना भयंकर युद्ध हो तो गोविंदराज ने आपका बालस से मोहम्मद गोरी को दांत तोड़ दियो। ठीक है, यानी बालो मारे सीधो मार के मारे सीधो दांत टूट गयो भाई जी। हाँ, वो दांत टूटे, बड़ो दर्द होयो। दांत टूटता ही मोहम्मद गोरी तो वापस मारी पलटी मारी आठों सीधो वापस रवाना, गो बैक होम। ठीक है, अब गोविंदराज ने मतलब ये जरूर है कभी के त्राइन के प्रथम युद्ध में आको जो अपने दिल्ली का सेनापति था, ये उस समय ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा और उन्हें बताते हैं। दिल्ली यानी कि दिल्ली तो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में थी और ये था गोविंदराज जिसको वहां पे सेनापति बना रखा था, कभी तू ही कार्यभार संभाल। तो इसने अभी गोविंदराज ने बालों मारे और दांत टूटी को, दांत टूटता है वापिस बाज गयो। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान तो एकदम बेफिक्र कापा तो भगा दियो। लेकिन जब त्राइन का द्वितीय युद्ध आना, उस समय जो इसके जो अपने कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल था, इसके विरोधी थे ना, ये पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ खड़े हो गए, मोहम्मद गोरी के साथ में जाके मिल गए। यानी जयचंद गढ़वाल था वो मतलब अपने वही कह सकते हैं देश में गद्दारी था भाई। तभी तो आजकल कोई नाम सुनते हैं कि अपन जयचंद नाम किसी का निकालते नहीं है, तो ये मतलब एक गद्दार था। ठीक है भाई, जयचंद गढ़वाल था भाई, यहाँ पे कन्नौज था, कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, जो इसकी पुत्री को संयोगिता को उठा के लाया था पृथ्वीराज चौहान। अब ये क्या है भाई, उठा के ले गयो तो जिद थोड़ी जलन तो थी, और मोहम्मद गोरी आता है दोबारा तराइन के युद्ध में, वही घोड़े वही मैदान, आ जाओ एक बार वापिस युद्ध कराते हैं। तराइन का युद्ध 1192। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की गलतियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, पृथ्वीराज चौहान की कहां गलती थी बढ़ने ऊपर आप चर्चा कराना। एक बार तराइन को दूसरा युद्ध फिर करा देवा। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी के अंदर, सबसे पहले ये बात बताओ तराइन पड़ता कहां है, किसी को याद है क्या? तुम भैया एकदम अगर आप 0 लेवल से शुरू करांगा तो ये भी ध्यान रखिएगा सर तराइन कहां है। तराइन है वो करनाल में पड़ता है, हरियाणा। तराइन अगर आप अभी जाके देखना चाहो ना तो करनाल में पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, ये बठिंडा के ऊपर इसने तराइन के युद्ध में पहली बार आक्रमण किया था, तो ये बठिंडा करनाल तराइन सब पृथ्वीराज चौहान के अंडर में थे। यानी कि बहुत मतलब इसके विस्तार किया था इसने, चौहान वंश में सबसे ज्यादा इसी ने विस्तार किया था। अब क्या है कि तराइन का युद्ध 1192 में करनाल हरियाणा में तराइन पड़ता है। फिर दोबारा आ जाओ मैदान में, पृथ्वीराज चौहान बोला गया अब ये पिछली बार तो दांत तोड़ के भेजो घरा, अब की बार तो पूरा मुंह तोड़ूंगा गए। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने सबक नहीं लिया, भैया युद्ध करते मतलब लड़ते 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 आ गया। लेकिन कुछ मतलब विद्रोही थे जैसे जयचंद गढ़वाल है, तराइन का युद्ध 1192 है वो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है। ज्यादा इसके ऊपर डिटेल से चर्चा इसलिए नहीं करेंगे युद्ध की, क्योंकि देखो आज तक एक भी मत नहीं है इसका, कभी नहीं पूछा गया है तराइन का युद्ध कैसे हारा, क्या बात थी, सबके अलग अलग मत हैं। अगर भाई मैं अगर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और भैया उसके यार कोई भी अपने समाज का या कोई भी मतलब अपने वश का भाई भावना हाथ हो जाए, तो मैं कहता सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो अपने तराइन का युद्ध है 1192 ईस्वी के अंदर, क्योंकि अभी पृथ्वीराज इसलिए नहीं बता रहे कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जो मूवी भी बन रही है उसके ऊपर भी पता नहीं कितना विवाद हो गया। अपने पता नहीं हिंदुस्तान में विवाद करने के लिए तो सबसे पहले रहते हैं आगे आगे।
चलो बताते भी नहीं है, कोई बात नहीं। तराइन का युद्ध है वो 1192 में, वो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है, ठीक है। अब कुछ इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं। इतिहासकार क्या बातें करते हैं भैया, एक तो पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त था चंद्रबरदाई, ठीक, इसकी पहले भी बातें की थी अपने चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, लास्ट में बता दूंगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो चंद्रबरदाई ने लिखा था, और एक पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ है वो चाणक्य ने लिखा था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई ये बात कहता है कि भाई का देखो, कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि भाई युद्ध के बाद में सिरसा में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मैं तो इस मत को नहीं मानता, लेकिन हकीकत में ज्यादा इतिहासकार मानते हैं। मैं भाई बताऊंगा कि क्यों नहीं मानता, इसका कारण क्या है। एक मिनट में साफ करते हैं थोड़ा। अपन सबसे पहले बात करेंगे इस अपने जो चंद्रबरदाई के हिसाब से अगर बात करें ना, कभी चंद्रबरदाई क्या कहता है। अब देखो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई क्या कहता है वो देखते हैं पहले। चंद्रबरदाई ये बात कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय युद्ध हार जाता है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के गजनी लेके जाते हैं, ठीक है। गजनी में पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ देते हैं, और उसके बाद में मैं खुद पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए जाता हूं। ये मैं नहीं कहता, ये खुद अपने ग्रंथ में कहता है कि भी मैं मिलने के लिए जाता हूं पृथ्वीराज चौहान से। कहां पे जाता हूं, गजनी जाता हूं। तो यहां पे ये भाई का एक दरबार लगा हुआ था, दरबार के ऊपर यहां पे बैठा हुआ था मोहम्मद गोरी, ठीक है। यहां पे ऊपर एक सिंहासन पे बैठा हुआ था मोहम्मद गोरी, और यहां पे है चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई जाके मोहम्मद गोरी को कहता है कि आप हमारे राजा को तो पकड़ के ले आए, लेकिन हमारे राजा की आपने कला तो देखी नहीं। मोहम्मद गोरी बोला कौन सी कला। बोला कि शबद बेदी बाण चलाते हैं। शबद बेदी बाण चलाने का जो श्रेय है वो भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी को था, और उसके बाद में कोई अगर शबद बेदी बाण चलाता है तो वो चलाता है पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी बोला हो ही नहीं सकता गया। बोले मैं करके दिखा दूंगा। बोले आपने आंखें तो इसकी फोड़ ही दी। बोले बिल्कुल फोड़ दी क्या। बोले ये शब्द के ऊपर बाण चला देगा क्या। बोले हो ही नहीं सकता क्या। चलो लगाओ दरबार का, देखते हैं आज इसकी प्रतिभा देखते हैं क्या। तब पूरा दरबार लगाया गया। यहाँ पे आके मोहम्मद गोरी बैठा गया, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान साथ साथ में खड़े थे, यानी ये दोनों अच्छे दोस्त थे। कवि भी था चंद्रबरदाई, कहते हैं एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक ही साथ तो इनका जन्म हुआ और एक ही साथ ही मर जाएंगे। चर्चा करेंगे कैसे मरेंगे। तब पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई क्या कहता है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमाणता ऊपर सुल्तान है मत चुकी चौहान। यानी पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि 4 बास, 4 तो बांस लगा ले, 1 2 3 4, 4 बास 24 गज लगा ले, 24 गज, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, 8 आंगली लगा ले, अंगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सिंहासन के ऊपर सुल्तान है, मत चुकी चौहान, चूकना नहीं है तेरे को। भाई साहब इतनी बात सुनता ही एकदम सीधो तीर गयो और खोपड़ी उड़ा दी, और यहीं पे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में भैया चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को छुरा गोप के एक दूसरे को मार देते हैं। कभी अपन इनके दुश्मनों को हाथ नहीं आएंगे। अब ते बात को होगा कि चंद्रबरदाई यहाँ पे मर गया, तो ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा। ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो चंद्रबरदाई के पुत्र था जलहण ने पूरा किया था। यानी चंद्रबरदाई कहते हैं कि मैं तो भैया ग्रंथ तेरे को सौंप के जा रहा हूं, तो इसको पूरा करना। तो चंद्रबरदाई की मृत्यु हो जाती है। और इसको जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है वो जलहण ने पूरा किया था, चंद्रबरदाई के पुत्र थे। अब कुछ इतिहासकार एक चीज को मानते हैं कुछ नहीं मानते, तो सबके अलग अलग मत है। लेकिन मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि भैया अगर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु यहाँ पे काबुल में होती है, इसलिए मानता हूं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो अपने क्या कहते हैं उसको भूल गया मैं, अरे वो उसको क्या कहते हैं मुस्लिम धर्म में कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की छत्री तो अपने इधर है पृथ्वीराज का, हाँ पृथ्वीराज चौहान की शायद छत्री है, पता नहीं क्या है, वो काबुल के अंदर ही है। जो अपने जो दफनाते हैं ना, तो वो है ना वो काबुल के अंदर ही है।
तो इसलिए मैं बस बात कब से मतलब ये विवाद भी उठा था कभी के पृथ्वीराज चौहान की जो शायद दरगाह कहते हैं, पता नहीं मतलब जहाँ पे दफना रखा है पृथ्वीराज चौहान को, शायद छतरी होगी, पृथ्वीराज चौहान की छतरी है भैया। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ही है, तो पृथ्वीराज चौहान की छतरी हो सकती है काबुल में। तो पृथ्वीराज चौहान की जो यहाँ पे थी ना, तो छतरी थी क्या, जहाँ पे मतलब पृथ्वीराज चौहान को दफना रखा है, कहते हैं वहां पे आज भी काबुल के अंदर है। तो पीछे मतलब ये बात भी उठी थी पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत में लाया जाए। तो अभी कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया मतलब पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां हैं वो काबुल में क्या कर रही हैं, सबसे बड़ी बात ये है। कभी अगर वो काबुल गया ही नहीं तो वहां पे इनकी जो अस्थियां हैं वो काबुल में क्या कर रही हैं। तो इसलिए और कुछ इतिहासकार कहते हैं सिरसा में इनको मार दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण अगर बात करते हैं, पराजय के कारण यही थे, इसने चारों ओर दुश्मन पैदा कर लिए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में इसने भागते हुए मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया था, बोला कि जा तने जीवन दान दे दियो का मजा कर, ऐश करके जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। इसके बाद में तराइन के द्वितीय युद्ध में जैसे जयचंद गढ़वाल है, इन्होंने मतलब इसका साथ दिया था मोहम्मद गोरी का, और इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, ये युद्ध खत्म हो जाता है। इस युद्ध के परिणाम क्या थे, परिणाम के ऊपर चर्चा करेंगे। इस युद्ध के बाद में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। इस तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर भारत में हिंदू सत्ता समाप्त हो जाती है। 1192 में हिंदू सत्ता समाप्त हो जाती है और अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट इसी को कहा जाता है। इसके बाद में एक बार प्रश्न आया भी था एग्जाम में, अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट इसी को कहा जाता है। और इसके बाद में प्रश्न यह था एग्जाम में कब किस समय मतलब किस शासन काल में या किस समय किस वर्ष से भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। 2-3 बार पूछ लिया गया 1192 से। मोहम्मद गोरी प्रथम मुस्लिम शासन था जिसने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया था, और उससे पहले किसी का अधिकार ही नहीं था। गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, राजपूत काल सब मतलब हिंदू ही थे, इसलिए इसको अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट कहा जाता है। युद्ध के परिणाम यही थे। इसके बाद में बेका अब फिर इसके बाद में राजा तो खूब हुए हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बाद में राणा सांगा, महाराणा प्रताप, खूब जैसे हिंदू ये भी शिवाजी जैसे खूब महावीर योद्धा पैदा हुए हैं। लेकिन कभी किसी ने दिल्ली पे अधिकार नहीं किया, हमेशा किसी ने किसी के अधीन ही रह के काम किया है। कभी अंग्रेजों के अधीन रहे हैं, कभी किसी जाति के अधीन रहे हैं। तो ऐसे करके इसलिए कहते हैं कि अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट था पृथ्वीराज चौहान। ये युद्ध के परिणाम थे। और ये चंद्रबरदाई ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, वो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। एक पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, पृथ्वीराज विजय, वो भी थोड़ा ध्यान रख लेना, पूछा भी जा चुका है। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है वो है लिखा था जयानक ने, ठीक है। तो ये थी अपनी पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी थी। तुमको याद क्या क्या करना है, तराइन का बस थोड़ा सा याद रखना। तराइन का युद्ध 1191 है, तराइन का द्वितीय 1192 है। 1191 में तो गोविंदराज बालो दांत तोड़ दियो, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जावे, और आगे स्टोरी ताने ध्यान रखने को नहीं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अच्छा दोहा है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमाण था, ऊपर सुल्तान है मत चुकी चौहान, ठीक है। तो ये भैया अपने दोहा है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का, पूछ सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। पूछा भी जाता है, पहले 2012-13 में अपने पुलिस के एग्जाम में भी ऐसे दोहे पूछे गए हैं। जैसे रणथंभौर के चौहान है, अपने हमीरदेव चौहान है, उनका पूछा गया है। सिंह समर सतपुरुष होते ने कदली फलत एक बार, तिलिया तेल हमीरठ चढ़े ना दूजी बार, वो दोहा पूछा गया पुलिस में 2012 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और भाई इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछे जाएंगे, वो अपने माता पिता याद रख लेना, जन्म कब हुआ था, अपने प्रधानमंत्री कौन था, सेनाध्यक्ष कौन था, ये चीजें जरूर ध्यान रखना। अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट यही था, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।